हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो आज से हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट होती है। आज हम बात करेंगे यात्रा साहित्य पे। कुछ लोगों का कमेंट आया था कि मैम यात्रा साहित्य पे जो है एक दो वीडियो लेके आइए ट्रिक के साथ। तो मैंने सोचा यात्रा साहित्य जो सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक में दिया हुआ है उसको आज हम जो है पढ़ाना शुरू करते हैं और ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि यहाँ से भी 1 नंबर का प्रश्न आना अनिवार्य है। तो यात्रा साहित्य से आज हम देखेंगे। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि यात्रा साहित्य है क्या। और हाँ, क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर इस तरह की और वीडियोस आप पाना चाहते होंगे तो ठीक है, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यात्रा साहित्य। यात्रा साहित्य है क्या। देखिए, यात्रा साहित्य एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि जैसे कोई लेखक है, जब वो कहीं विदेशों की यात्रा करता है या कहीं पे भी यात्रा पे जाता है तो यात्रा के द्वारा अपने अनुभव जो वो देखता है वहाँ पे फील करता है। तो यात्रा के अनुभव जो उसने देखे हैं, वहाँ के स्थान, लोगों के बारे में और वहाँ की संस्कृति, इन सब को साहित्य रूप में व्यक्त जो किया जाता है वही होता है यात्रा साहित्य। लेखक जब कहीं विदेश की यात्रा करता है या अपने ही देश की यात्रा करता है, उस दौरान उसने जो जो अनुभव किए रहते हैं, जिन जिन स्थानों पर वो गया रहता है और जिन जिन लोगों से मिले रहते हैं, या फिर कह सकते हैं जिस स्थान पे जाते हैं वहाँ की संस्कृति के बारे में, उन सभी को जो एक साहित्यिक रूप में व्यक्त किया जाता है उसे ही हम यात्रा साहित्य कहते हैं। ये जो है आसान शब्दों में आप जो है यात्रा साहित्य को समझ गए होंगे कि यात्रा साहित्य है क्या। अब इसमें जो है 1-2 पॉइंट लिखा है कि यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का जो सूत्रपात हुआ था वो भारतेंदु से माना जाता है। कह सकते हैं कि यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का जो सूत्रपात हुआ था वो भारतेंदु से माना जाता है। अगला पॉइंट है, भारतेंदु ने यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा और लखनऊ की यात्रा आदि शीर्षकों से यात्रा वृत्तांतों की रचना की है। तो यहाँ पर हमने देखा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के यात्रा वृत्तांत कौन कौन से हैं। तो एक है सरयू पार की यात्रा, दूसरा है मेहदावल की यात्रा, तीसरा है लखनऊ की यात्रा। तो यहाँ पे 3 यात्रा वृत्तांत जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखे हैं। अब इन्हें हम कैसे याद रख सकते हैं। देखिए, भारतेंदु जी हैं, जैसे आप सोचिए अगर आपको पेपर देने जाना है, आज के टाइम में आप सभी को पता है कि जब कोई एग्ज़ाम होता है तो उसका सेंटर जो है अपने सिटी में ना रह करके दूसरे की सिटी में भेज दिया जाता है, दूसरी सिटी में जाता है। तो सोचिए आप जैसे भारतेंदु जी हैं, इनको कोई पेपर देने जाना है और इनका सेंटर कहाँ चला गया है, लखनऊ चला गया है। और जब लखनऊ में इनका सेंटर गया है तो अब जाने से पहले ये ज़रूर वहाँ पे पूछताछ करेंगे कि लखनऊ में कोई है रहने वाला कि नहीं। जानकारी पता करेंगे ना कि हम लखनऊ में पेपर देने जाएंगे तो रुकेंगे कहाँ पे, ठहरेंगे कहाँ पे, कोई जगह है, कोई पहचान के हैं कि नहीं है। इस तरीके से आप लोग भी करते हैं। तो वैसे ही आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं कि भारतेंदु जी का ऐसे समझिएगा क्योंकि यात्रा साहित्य है तो हमें वहाँ से कनेक्ट भी करना है कि भारतेंदु जी का जो है सेंटर लखनऊ में गया था। और जब लखनऊ में इनका सेंटर गया तो इन्हें यात्रा करते हुए लखनऊ जाना है। तो लखनऊ में जब इनका सेंटर गया तो ये वहाँ पे पता करना चाहे कि लखनऊ में कोई है रहने वाला इनके पहचान का कि नहीं। तो किसी ने बताया लखनऊ में सरयू है। कौन है, लखनऊ में सरयू है। तो लखनऊ से हो जाएगा लखनऊ की यात्रा, में से हो जाएगा मेहदावल की यात्रा और सरयू से हो जाएगा सरयू पार की यात्रा। इस तरीके से आप तीनों को एक साथ याद रख सकते हैं कि भारतेंदु जी का जो सेंटर है वो गया लखनऊ में और लखनऊ में उन्हें कौन मिलता है, तो लखनऊ में सरयू है। तो में से हो जाएगा मेहदावल की यात्रा और सरयू से हो जाएगा सरयू पार की यात्रा। इस तरीके से इनके तीनों यात्रा वृत्तांतों को हम याद रख सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे हिंदी में लिखे प्रमुख यात्रा वृत्तांत।
जो कि निम्नलिखित हैं। अब इनको हम देखते हैं, एक एक करके सभी को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने है दामोदर शास्त्री। इनकी रचना है मेरी पूर्व दिग यात्रा। ये 1885 ईस्वी में लिखी गई रचना है, मेरी पूर्व दिग यात्रा 1885 में। तो इन्हें आप याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है दामोदर शास्त्री। मैंने हमेशा बताया कि जब भी आप कोई रचना है उसकी आप ट्रिक बना रहे हो तो लेखक को हमेशा आगे रखा करिए। बीच में भी रखते हैं तो भी कोई मतलब गलत बात नहीं है, लेकिन हाँ, लेखक को याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ट्रिक बना रहे हैं तो हमें लेखक को तो ज़रूर याद रखना पड़ेगा कि लेखक जो है वो कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे है दामोदर शास्त्री। तो दामोदर से हम इनको बना लेंगे दमदार। तो जो दमदार लोग होते हैं वो पूर्व में दिग यात्रा करते हैं। कहाँ पे दिग यात्रा करते हैं? पूर्व दिशा में। इस तरीके से आप इनको कनेक्ट कर लेंगे। लिखा है मेरी पूर्व दिग यात्रा। तो जो दमदार लोग होते हैं वो पूर्व में दिग यात्रा करते हैं और किसी दिशा में नहीं जाते हैं, वो पूर्व में दिग यात्रा करते हैं। कौन? जो दमदार लोग होते हैं। हर कोई पूर्व में दिग यात्रा नहीं कर सकता है, लेकिन जो दमदार लोग होते हैं वही पूर्व में दिग यात्रा करते हैं। इस तरीके से इनको याद रख सकते हैं। अगले लेखक हैं आपके सामने देवी प्रसाद खत्री। देवी प्रसाद खत्री की जो है यात्रा साहित्य जो है, यात्रा वृत्तांत कह सकते हैं, दो हैं। एक है रामेश्वर यात्रा और दूसरी है बद्रिकाश्रम यात्रा। बद्रिकाश्रम यात्रा ये 1902 की है और रामेश्वर यात्रा जो है ये 1883 ईस्वी में लिखी गई रचना है। तो देवी प्रसाद खत्री की दो रचनाएं हैं, एक है रामेश्वर यात्रा और दूसरी है बद्रिकाश्रम यात्रा। तो कह सकते हैं रामेश्वर व बद्री में देवी हैं। देवी कहाँ पर हैं? देवी रामेश्वर में भी हैं और बद्री में भी हैं। इस तरीके से आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं कि देवी जो है वो कहाँ पे है? रामेश्वर में भी हैं और बद्री में भी आपको देवी मिलेंगी, या फिर कह सकते हैं देवी का प्रसाद मिलेगा। इस तरीके से दोनों को याद रख सकते हैं। आगे हैं अगले लेखक शिव प्रसाद गुप्त। शिव प्रसाद गुप्त की एक रचना है पृथ्वी प्रदक्षिणा। ये 1914 ईस्वी में लिखी गई रचना है, पृथ्वी प्रदक्षिणा, जो कि यात्रा वृत्तांत है। तो देखिए, शिव प्रसाद को क्या चाहिए? शिव प्रसाद को दक्षिणा चाहिए। इस तरीके से याद रख सकते हैं। दक्षिणा किसको चाहिए? शिव प्रसाद को, या फिर कह सकते हैं शिव प्रसाद को पृथ्वी पर भी दक्षिणा चाहिए। शिव जी भाई पूरे विश्व मतलब कह सकते हैं ना, देवता है तो देवता भी कहीं पे भी निवास कर सकते हैं, तो वही इनको यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। शिव का प्रसाद तो हर कहीं मिलता ही है, लेकिन इनको दक्षिणा भी मिलती है, लेकिन जो शिव जी हैं इनको पृथ्वी पर भी दक्षिणा चाहिए। पृथ्वी पर भी दक्षिणा किसको चाहिए? शिव जी को चाहिए। तो हो जाएगा शिव प्रसाद गुप्त का पृथ्वी प्रदक्षिणा, जो कि 1914 ईस्वी की रचना है। अब आगे हम देखेंगे स्वामी सत्यदेव परिव्राजक। इनकी जो रचनाएं हैं उसमें पहली रचना है मेरी कैलाश यात्रा। ये 1915 ईस्वी की रचना है। अगली रचना है मेरी जर्मन यात्रा। तो मेरी जर्मन यात्रा जो है ये 1926 ईस्वी की रचना है। तो इन्हें हम कैसे याद रखेंगे? देखिए, सत्यदेव परिव्राजक, सत्यदेव से आप सत्य को ले लीजिए, परिव्राजक से परिवार को निकाल लीजिए। परिव्राजक यानी कि परिवार। इस तरीके से आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि सत्य है कि परिवार के साथ मैंने जर्मन में ही कैलाश यात्रा की। ये बात सत्य है कि मैंने परिवार के साथ जर्मन में ही किसकी यात्रा कर ली थी? कैलाश की यात्रा कर ली थी। मतलब कि अगर परिवार हमारे साथ है तो हमें कहीं और यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है। उसी को हमने क्या समझ लिया कि हमने कैलाश की यात्रा कर ली है। अगर मेरा परिवार मेरे साथ है तो समझिए कि सारी यात्रा हमने कर ली है। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं कि सत्य है, ये बात सत्य है कि परिवार के साथ जर्मन में ही मैंने कैलाश यात्रा कर ली। तो याद हो जाएगा। सत्य परिव्राजक की कौन सी रचना है? मेरी कैलाश यात्रा, और दूसरी है मेरी जर्मन यात्रा। आगे हम देखेंगे
अगले जो लेखक हैं वो हैं महेश प्रसाद। महेश प्रसाद की रचना है मेरी ईरान यात्रा, जो कि 1930 ईस्वी में लिखी गई रचना है, मेरी ईरान यात्रा। तो महेश प्रसाद जो है ईरान में यात्रा करने जाते हैं। महेश प्रसाद कहाँ पे यात्रा करते हैं? ईरान में यात्रा करते हैं। इस तरीके से इनका कनेक्ट हो जाएगा, सीधा सीधा याद कर लीजिए। ईरान में कौन यात्रा करता है? महेश प्रसाद। फिर आगे है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। इनका एक है यात्रा वृत्तांत है हमारी जापान यात्रा, जो कि 1931 ईस्वी में लिखी गई रचना है, हमारी जापान यात्रा। इन्हें हम कैसे याद करेंगे? देखिए, ये जो जापान शब्द लिखा है ना, यहाँ से आप कर दीजिए जापान, अलग अलग कर लीजिए जापान। तो कैसे याद करेंगे? कोई व्यक्ति है, वो कहता है कि 3 लोग हैं, कहता है कि 3 लोगों के लिए एक नहीं, ऐसे इसको इस तरीके से नहीं, ऐसे कनेक्ट करेंगे कि जापान लेकर आ 3 लोगों के लिए एक ही पान लाना। कौन, किससे कहते हैं? कन्हैया से कहते हैं। कन्हैया से कहते हैं कि जापान लेकर आ लाल वाला, तीनों के लिए एक पान। इस तरीके से याद हो जाएगा सन भी। एक बार फिर से इसको देखिएगा। देखिए, कन्हैया से एक व्यक्ति है, वो कन्हैया से कहते हैं कि जा पान लेकर आ, लेकिन कौन सा पान? लाल वाला पान लेकर आना। और कितना लाना है? तीनों के लिए लाना है, लेकिन एक ही पान तीनों का होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तीनों के लिए एक ही पान लेकर आना। इस तरीके से आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है हमारी जापान यात्रा। आगे हम देखेंगे, अगले जो लेखक हैं वो हैं राम नारायण मिश्र। इनकी रचना है यूरोप यात्रा में 6 मास, जो कि 1932 ईस्वी की रचना है। कब की है? 1932 की है। राम नारायण मिश्र की है, यूरोप यात्रा में 6 मास। तो कह सकते हैं जो राम नारायण हैं, उन्होंने बत्तीसी दिखा दिखा कर बताया। राम नारायण ने बत्तीसी दिखा दिखा कर बताया कि मैंने जो है 6 माह तक यूरोप की यात्रा की है। जैसे होता है ना, जब कोई विदेश घूम के आता है तो अपने देश में आके लोगों को बड़ा हंस हंस के बताता है कि अरे भैया, हम तो इतने साल तक यहाँ पे यात्रा किए, इतने महीने तक रहे। मतलब उसका कहने का मतलब कि आप तो जा नहीं सकते, हम इतने दिन तक वहाँ पे रह के आए हैं, तो बड़े बखान करते हैं। इस तरीके से आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं कि जो राम नारायण हैं वो अपनी जो है बत्तीसी दिखा दिखा कर, बत्तीसी से आप 32 को याद रख सकते हैं, अपनी बत्तीसी दिखा दिखा कर कहते हैं लोगों से कि मैंने जो है 6 माह तक यूरोप की यात्रा की है। यूरोप यात्रा में 6 मास, तो कह सकते हैं 6 माह तक मैंने यूरोप की यात्रा की। अपनी बत्तीसी दिखा दिखा कर लोगों को बताते हैं कौन? राम नारायण मिश्र। अब हम देखेंगे राहुल सांकृत्यायन ने, मतलब इनका यात्रा वृत्तांत कौन कौन सा है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। इनका है मेरी तिब्बत यात्रा, 1937 की रचना है। मेरी लद्दाख यात्रा 1939 की। किन्नर देश में 1948। घुमक्कड़ शास्त्र 1948। देखिए, किन्नर देश में कितनी थी? 4 ठे थी, और घुमक्कड़ लोग कितने गए? 4 ठे गए, तो दोनों को एक साथ याद रखेंगे। फिर है राहुल यात्रावली 1949 की। राहुल जी यात्रा अपनी करने चाहते थे तो कहते थे 1 चांस, प्लीज़ मुझे 1 चांस दीजिए अपनी यात्रावली करने के लिए। तो राहुल यात्रावली करने के लिए 1 चांस मांगते हैं, यानी कि 49 इसका समय हो गया। अगली रचना है यात्रा के पन्ने। यात्रा के पन्ने 1952 की है। फिर है एशिया के दुर्गम भूखंड, 1956 की रचना है। आगे है चीन में कम्यून, 1959 की है। और लास्ट है चीन में क्या देखा, ये 1960 ईस्वी की रचना है। तो इन्हें हम कैसे याद रखेंगे, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। देखिए, जो राहुल थे उन्हें संस्कृत का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। इस तरीके से हम याद रखेंगे, राहुल नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्हें जो है संस्कृत का बहुत ज्ञान था। तो उनका एक मित्र आता है, वो उनसे कहता है अगर हम कम्यून को कमान बना दें तो क्या कहेगा? उनका मित्र कहता है राहुल से कि कमान यार, चीन में चलते हैं,
कम ऑन यार, चीन में चलते हैं, तुम वहाँ चल के संस्कृत पढ़ाना लोगों को। तो राहुल जी क्या कहते हैं? राहुल कहते हैं कि चीन में क्या देखा सेठ, सेठ से हो जाएगा 1960। अपने मित्र से फिर कहते हैं कि तुमने चीन में क्या देखा सेठ? मैं तो एशिया के दुर्गम भूखंड पर ही जाना कि तिब्बत और लद्दाख दोनों क्या हैं, ये किन्नर देश में हैं। तिब्बत और लद्दाख जो है किन्नरों का देश है। और कितने किन्नरों का? 4 ठीक किन्नरों का देश है, जहाँ पर घुमक्कड़ लोग आते हैं, जहाँ पर घुमक्कड़ लोग भी आते हैं। घुमक्कड़ से हो जाएगा घुमक्कड़ शास्त्र। घुमक्कड़ लोग आते हैं और अपनी यात्रावली में, घुमक्कड़ लोग कैसे आएंगे? यात्रावली में आते हैं और यात्रावली में यात्रा करते हैं और फिर अपनी यात्रा को क्या करते हैं? पन्ने पर लिखते हैं। जो यात्रा करते हैं फिर उसको बयां करते हैं ना, तो बयां करके उसको किस पे लिखते हैं? पन्ने पर लिखते हैं। तो यात्रा के पन्ने हो गया। इस तरीके से इनकी सारी रचनाओं को हम एक साथ याद रख सकते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। जो राहुल हैं, राहुल को संस्कृत का बहुत ज्ञान था, तो इनका एक मित्र आता है, इनसे कहता है कम्यून को हम कॉमन बना लेंगे, तो ये अच्छे से याद हो जाएगा कि कमॉन यार चीन में चलते हैं। तो कमॉन यार चीन में, तो चीन में कम्यून याद हो जाएगा किसका है? संस्कृत, यानी कि राहुल सांकृत्यायन का है। तो इनका मित्र है, कहता है कि कमॉन यार चीन में चलते हैं, तो चीन में चल के संस्कृत पढ़ाना। तो राहुल कहते हैं चीन में क्या देखा तूने सेठ? पूछते हैं ना कि चीन में तूने ऐसा क्या देखा जो तू मुझे कह रहा है कि जो है चीन में चलते हैं। फिर उसके बाद राहुल फिर अपने मित्र से कहते हैं कि एशिया के दुर्गम भूखंड पर ही हमने जो है जाना कि तिब्बत और लद्दाख ये दोनों किन्नरों के देश हैं। तिब्बत और लद्दाख कैसे देश हैं? ये किन्नर के देश हैं। और कितने किन्नर के? 4 ठे, 4 ठे से 48 हो जाएगा। तो कितने किन्नरों के देश हैं? 4 ठीक किन्नरों के देश हैं, जहाँ पर घुमक्कड़ लोग भी आते हैं अपनी यात्रावली में, और अपनी यात्रा को वो क्या करते हैं? पन्ने पर लिखते हैं। तो यात्रा के पन्ने हो जाएगा, यात्रावली से हो जाएगा राहुल यात्रावली। इस तरीके से इनकी रचनाओं को हम एक साथ याद रख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जैसी भी लगी हो कमेंट में जाके कमेंट करके बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। और कल मिलते हैं इसके आगे के लेखकों के साथ और उनकी रचनाओं को फिर से हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।